गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज एक ही हो रहा है इसमें अटैच, आज भी नहीं क्या टीना, रवि कुमावत? यस सर। यस सर। ठीक है, आ रही है मेरी आवाज? यस सर। हाँ ठीक है। तो सर, आज, हाँ हाँ, आप जो लिखवाते हो वो कॉपी में कर लेके फेयर में। अब कॉपी में कर लेते तो बहुत बढ़िया है। अभी उसमें देख लो, उसमें कर लो, अच्छा रहेगा उसमें। बाकी तो फिर आगे और करवा देंगे, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम कॉपी में कर लेते तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, क्योंकि क्लास तो लगेगी लगेगी, या तो इस महीने के एंड तक हो ही जाएगी स्टार्ट। तो फिर कॉपी में तुम्हारे को मैं बाद में लिखवा दूंगा। यस सर। लेकिन अभी तुम्हारे को अच्छी तरह समझने के लिए अभी कर लेते हो तो अच्छा है, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो मैं तुम्हारे को जो कुछ शब्द बता रहा था जो आपके अकाउंटेंसी में काम में आते हैं, मतलब ये क्या है, ऐसे शब्द है जिनको पहले शुरुआत में समझना जरूरी है। तो आपके बुक में तो काम आएंगे ही, व्यवहारिक जीवन में भी हमारे काम में आते हैं। और बुक में चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए शब्द है ये, मतलब चैप्टर में है ये आपके, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, समझने के लिए उन शब्दों को समझना जरूरी है, तभी हमारी वो चीज क्लियर होती है। तो मैंने तुम्हारे को कुछ शब्द बताए थे, जैसे कैपिटल, स्टॉक, इसके अलावा आपके परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। ठीक है। और कल मैंने तुम्हारे को एक इसका सेल्स टैक्स का और बताया था मैंने, विक्रय कर या बिक्री कर। सर ये दोबारा बताओ, सेल्स हाँ टैक्स। चलो ठीक है, मैं सेल्स टैक्स का मैं तुम्हारे को और बता दूं। सेल्स टैक्स का बताना है ना? यस सर। हाँ, तो सेल्स टैक्स का देखो, ये सेल्स टैक्स जिसको हम बिक्री कर, बिक्री कर या विक्रय कर, मतलब एक ही होता है, बिक्री या विक्रय, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। यस सर। ये जो सेल्स टैक्स होता है, ये हमेशा माल की बिक्री पर वसूल किया जाता है। व्यापारी के द्वारा जो माल सेल किया जाता है, जो माल बेचा जाता है ग्राहकों को, व्यापारी क्या करता है, ग्राहकों से उस माल की बिक्री के ऊपर वसूल करता है, ग्राहकों से प्राप्त करता है, और गवर्नमेंट को यह पैसा जमा कराना पड़ता है टैक्स के रूप में। और चूंकि ये जो टैक्स है बिक्री के ऊपर लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेल्स टैक्स। तो माल की बिक्री के ऊपर ये लिया जाता है, इसलिए बिक्री कर कहलाता है। टैक्स जो है ये ग्राहकों से वसूल किया जाता है व्यापारी के द्वारा। व्यापारी कभी भी ये टैक्स अपने पास से नहीं देता है, बल्कि ग्राहकों से वसूल करता है। ग्राहकों को जब वो माल बेचता है, सेल करता है, उसी समय पर वो टैक्स की राशि भी उनसे प्राप्त कर लेता है। और टैक्स की राशि होती है वो अलग नहीं होती है, उसमें इंक्लूड होती है, शामिल होती है। जैसे आपने बाजार में कोई वस्तु खरीदी, और बाजार में उस वस्तु की जो कीमत है वो 145 है, यानी कि व्यापारी ने आपको वो वस्तु 145 रुपए में बेची, तो जो सेल्स टैक्स का जो पैसा है वो इसमें शामिल होता है, अलग से नहीं होता है। अब आपको मालूम नहीं है कि इसमें सेल्स टैक्स कितना है, लेकिन व्यापारी को मालूम है कि सेल्स टैक्स है वो कितना है, क्योंकि सेल्स टैक्स की जो राशि है वो सबकी निर्धारित होती है, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग होती है, कितना प्रतिशत है ये व्यापारी को मालूम रहता है। तो व्यापारी क्या करता है, जब माल को सेल करता है तो सेल्स टैक्स की राशि उसमें पहले से जोड़ देता है। अधिकतर जो एमआरपी लिखा रहता है, लिखा रहता नहीं है, एमआरपी रेट लिखा हुआ है, एमआरपी 145, जिसका पूरा नाम क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। ये वस्तु की अधिकतम मूल्य होता है या अधिकतम कीमत होती है, 145 दे रखी है, और टैक्स वगैरह सब इसमें शामिल होता है, अलग से वो पैसा नहीं होता है। अगर व्यापारी आपको बोल रहा है तो इसका मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है, यानी कि टैक्स का पैसा अलग से नहीं होता है। तो ये टैक्स का पैसा इसमें इंक्लूड होता है, सेल्स टैक्स का पैसा।
तो व्यापारी क्या करता है, व्यापारी ने अपना प्रॉफिट तो जोड़ ही दिया, टैक्स का पैसा भी इसमें जुड़ा हुआ है, और ग्राहक से पैसा प्राप्त करके उसमें जितना टैक्स होता है, जैसे एक तो 45 रुपए की वस्तु है और मान लो कि इसमें टैक्स का पैसा है मान लो कि 5 रुपए, तो व्यापारी क्या करेगा, ऐसे ही अन्य जितनी भी वस्तुएं बेची है उनके ऊपर टोटल टैक्स का पैसा कितना बढ़ता है, ये टैक्स का पैसा है गवर्नमेंट को जमा कराता है। अच्छा, ये रोजाना नहीं जमा कराना पड़ता है, अधिकतर ये सेल्स टैक्स का पैसा है हर 3 महीने में या 6 महीने में जमा कराना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इनको टाइम दे देती है कि आपको सेल्स टैक्स का पैसा है वो कब जमा कराना है, इनकी लास्ट डेट होती है, और उस लास्ट डेट तक क्या है, ये सेल्स टैक्स का पैसा है ये गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो सेल्स टैक्स का पैसा है, मैंने अभी बताया कि व्यापारी अपने पास से नहीं देता है, ग्राहकों से वसूल करता है। तो व्यापारी के लिए तो कोई खर्चा है ही नहीं, ये तो पैसा ग्राहकों ने दिया है और गवर्नमेंट को ये फंड, ये गवर्नमेंट को ये पैसा देना पड़ता है, जो पैसा इकट्ठा हो जाता है, जो भी उसकी तारीख आती है उस तारीख पर जमा कराता है। तो व्यापारी इसको कभी भी खर्चे के रूप में नहीं दिखाता है, लेकिन यह पैसा व्यापारी के पास जब तक रहता है वो व्यापारी के लिए दायित्व है, लायबिलिटी है। मतलब जो पैसा हम दूसरों को चुकाते हैं, चुकाना है, अभी चुकाया नहीं है, वो लायबिलिटीज कहलाती है। इसको हम इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। हिंदी में क्या बोलते हैं, दायित्व। भाई आपने जैसे किसी से पैसा उधार लिया है, लोन लिया है, तो लोन लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब आपका हो गया, निश्चित समय के बाद भी आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो वो लोन का पैसा है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दायित्व। तो ये जो टैक्स का पैसा है जो व्यापारी ने ग्राहकों से प्राप्त कर लिया है, ये व्यापारी के लिए न तो इनकम है न व्यापारी के लिए खर्चा है। इनकम भी नहीं है क्योंकि व्यापारी का तो इस पर कोई अधिकार है ही नहीं, और व्यापारी अपने पास से नहीं दे रहा है, इसलिए व्यापारी के लिए खर्चा भी नहीं है। तो इसलिए व्यापारी क्या करता है, इस पैसे को तब तक अपने पास रखता है जब तक वो जमा नहीं कराता है। तो जब तक वो गवर्नमेंट को ये पैसा जमा नहीं कराता है, वो उस व्यापारी के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। ठीक है, तो अभी तो तुम्हारे लिए इतना ही है, आगे जब हम पढ़ेंगे तब उसके बाद में अपना डिटेल से उड़ा जाएगा। तो अभी तो तुम्हारे को ये देख लो कि सेल्स टैक्स है, बिक्री कर क्या होता है कि व्यापारी के द्वारा माल का विक्रय करते समय उसकी बिक्री के ऊपर या विक्रय मूल्य पर ग्राहकों से जो कर वसूल किया जाता है, टैक्स वसूल किया जाता है, वो बिक्री कर या विक्रय कर यानी कि सेल्स टैक्स कहलाता है। तो ये सेल्स टैक्स व्यापारी के द्वारा ग्राहकों से वसूल किया जाता है, इसलिए व्यापारी के लिए न तो ये खर्चा है और इनकम भी नहीं है, क्योंकि इस पर व्यापारी का कोई अधिकार नहीं है, यह पैसा गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स अलग होता है। इनकम टैक्स जो होता है इनकम टैक्स यानी कि आयकर, व्यापारी की जो इनकम होती है टोटल, उस इनकम के ऊपर व्यापारी को टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। यह व्यापारी के लिए खर्चा है। तो जितनी इनकम होती है उस इनकम के ऊपर यह टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, इसकी टैक्स की गणना की जाती है। अब कितना टैक्स बढ़ेगा, यह तो आय के ऊपर है कि व्यापारी की आय कितनी है, इनकम कितनी है, यानी कि व्यापारी को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है ये। अब व्यापारी को मालूम कैसे चलेगा कि व्यापार की जो इनकम है, आय है या प्रॉफिट है, वो कितना है? इसी के लिए तो हम खाते तैयार करते हैं। तो व्यापारी के द्वारा ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि व्यापार को कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितनी आय हो रही है, ये ज्ञात करने के लिए व्यापारी वर्ष के अंत में खाते तैयार करता है, और ये खाते तैयार करके ही व्यापारी ये जानकारी हासिल करता है कि उसकी टोटल इनकम इतनी है या टोटल प्रॉफिट इतना है, तो उस पर उसका टैक्स है वो कितना बनेगा। अब टैक्स की जो रेट होती है ये भी निश्चित होती है। इनकम जो टैक्स होता है बिक्री पर, ये तो अलग है, ये तो माल की बिक्री के ऊपर दिया जाता है,
जो ग्राहकों से वसूल करता है गवर्नमेंट, लेकिन ये इनकम टैक्स है व्यापारी अपने पास से भुगतान करता है, तो इसलिए व्यापार के लिए तो ये खर्चा ही है। और चूंकि इनकम के ऊपर दिया जाता है और इनकम की गणना है वो व्यापारी कैसे करता है, वर्ष के अंत में खाते तैयार करके। तो वर्ष के अंत में व्यापारी के द्वारा खाते तैयार किए जाते हैं और उन खातों की सहायता से व्यापारी ये मालूम करता है कि उसको व्यापार से कितना मुनाफा हो रहा है, कितनी आय हो रही है, और फिर उस पर वो टैक्स की गणना करता है जो उसका परसेंटेज है। तो व्यापारी इसके लिए क्या करता है, अकाउंटेंट रखता है। अकाउंटेंट क्या करता है, व्यापारी को ये बता देता है कि व्यापार की टोटल इनकम है या टोटल प्रॉफिट है वो इतना हो रहा है, और टैक्स का जो प्रतिशत है वो इतना है, उसके हिसाब से टैक्स कितना बनता है। इसके बाद में ये इनकम टैक्स है वो व्यापारी के द्वारा गवर्नमेंट को जमा कराया जाता है। गवर्नमेंट भी क्या है करती है, व्यापारी से क्या करती है, उसके खातों की एक कॉपी ले लेती है और फिर उससे मालूम करती है कि उसने कैलकुलेशन सही की है कि नहीं की है, कहीं वो कोई कम ज्यादा तो नहीं बता रहा है। जब गवर्नमेंट के अनुसार भी अगर उतना ही बढ़ता है तो सही माना जाता है, लेकिन कई बार क्या है व्यापारी गड़बड़ी कर देता है, जितनी इनकम होती है उससे कम दिखाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जांच करने पर अगर उसकी इनकम ज्यादा होती है तो फिर उससे पेनल्टी के रूप में पैसा लिया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार पेपर में आती है कि उस व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा। वो छापा पड़ने का कारण होता है, यही होता है कि उसने क्या है, इनकम तो उसकी ज्यादा थी लेकिन उसने गवर्नमेंट को टैक्स उसने कम दिया और उसने और कहीं पर पैसा लगा दिया। वो गवर्नमेंट को बताया नहीं कि मेरे पास इतनी इनकम हुई थी, कि इनकम होती तभी तो आप किसी काम में पैसा लगाओगे। आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, बैंकों में पैसा जमा करा दिया, आप इनकम दिखा रहे हो साल भर की 2 लाख, ठीक है, आप इनकम है वो तो गवर्नमेंट को कितनी दिखा रहे हो, 2 लाख रुपए, और आप पैसा खर्च कर रहे हो 20 लाख, तो बाकी 18 लाख रुपए आपके पास से कहां से आया? तभी तो गवर्नमेंट उसके ऊपर छापा डालती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, फिर वो छापा डालता है कि आपके इतने खर्चे हुए हैं, आपके पास इतनी इनकम और कहां से आई। जब आपने इनकम इतनी दिखा रखी है, आपने इनकम 2 लाख रुपए दिखा रखी है और आप क्या है खर्चे कर रहे हो 20 लाख, आपने लोन भी नहीं लिया है, तो बाकी पैसा कहां से आया? या और पैसा लगाया कहीं पर, तो वो पैसा कहां से आया? जब जांच करने पर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वो उसकी जांच करता है और जांच करने पर उसको मालूम चल जाता है, जांच करने पर मालूम चलता है कि व्यापारी की जो इनकम है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने जानबूझ करके गवर्नमेंट को कम दिखाई है। क्यों दिखाई कम? क्योंकि टैक्स कम देना पड़े। टैक्स से बचने के लिए व्यापारी इस प्रकार से करता है। तो फिर वो क्या है, छापा पड़ने के दौरान फिर वो सारे खातों की जांच होती है, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी जहां कहां जहां जहां पर उसके द्वारा पैसा लगाया जाता है उन सब की जांच होती है कि उसने कौन कौन से बैंक खाते खोल रखे हैं, कितने कितने बैंकों में पैसा जमा कराया, कब कब जमा कराया, वो सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। उसने कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, कितने की खरीदी, क्योंकि खर्चे तभी होते हैं जब आपके पास इनकम होती है। जब इनकम ही नहीं तो आपके एक्सपेंडिचर कहां से होंगे? तो तब क्या है, उस डिपार्टमेंट को मालूम चल जाता है कि व्यापारी ने इतना पैसा लगाया, तो वो पैसा आया कहां से। तो फिर वो व्यापारी से फिर पूछा जाता है कि अब हमारे को सोर्स बताओ इनकम का, कि आपके पास में जो इनकम आई है वो इनकम कहां से आई। जब व्यापारी वो उसका जवाब नहीं दे पाता है तो निश्चित है उस डिपार्टमेंट को, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये मालूम चल जाता है कि आपने जानबूझ करके आपने गलत जानकारी दी, आपने क्या गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया, आपने इनकम है वो कम दिखाई जबकि आपकी इनकम है वो ज्यादा थी। ठीक है, इसलिए क्या है, व्यापारी क्या करता है, इसकी गणना कर लेता है सही और उसके बाद में गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में उसका मालूम चल जाता है। हाँ, ये जरूर है कि कई बार क्या तुरंत उसका मालूम नहीं चलता है, कुछ समय लग जाता है। जब बाद में मालूम चलता है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो फिर इनकम जो टोटल होती है उस पर तो टैक्स वसूल करता ही करता है। उसने क्या देरी से जमा कराया, नहीं जमा कराया था, उसकी पेनल्टी अलग से वसूल और करता है। ठीक है, तो ये होता है आपके इनकम टैक्स यानी कि आय कर। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या है, ये एक तो सेल्स टैक्स वैसे मैंने कल बता दिया था और एक मैंने बताया आपको सब इनकम टैक्स यानी कि आय कर।
जो आय के ऊपर दिया जाता है। अब इसके बाद में देखो, आगे एक शब्द है ड्राविंग्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। ड्राविंग्स हिंदी में बोलते हैं आहरण। आहरण क्या होता है? देखो, व्यापारी जो भी व्यापार करता है, और व्यापार अगर ऐसा है जिसमें कई ऐसे अपने घर में भी वस्तुएं काम में आती है, और घर के लिए क्या धनराशि की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसा व्यापार में से निकाल लेता है। तो आहरण की परिभाषा क्या है कि व्यापारी अपने घरेलू उपयोग हेतु या अपने निजी प्रयोग हेतु, पर्सनल यूज के लिए व्यापार में से नकद पैसा या माल निकाल लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ड्राविंग्स, यानी कि आहरण। व्यापारी के द्वारा अपने घरेलू उपयोग हेतु या निजी प्रयोग हेतु, पर्सनल यूज के लिए, व्यापार में काम में नहीं आ रही है, घर के लिए, घर के लिए यदि व्यापार में से कुछ पैसा या माल यदि निकाल लेता है, तो वो ड्राविंग्स कहलाता है। उसको ड्राविंग्स के नाम से दिखाता है व्यापारी। पुस्तकों में उसको लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर व्यापार में से पैसा निकालता रहेगा, माल निकालता रहेगा, घर के काम आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसको नहीं लिखेगा तो फिर व्यापारी को मालूम कैसे चलेगा कि उस व्यापार से कितना लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? जैसे आपकी क्या किराने की दुकान है, ठीक है, किराने की दुकान है। अब आपको घर के लिए क्या है, माल की जरूरत पड़ती है, आपको चाय, तेल, साबुन, चीनी या और कोई सामान जिसकी जरूरत पड़ती है, वो आपकी दुकान में से तो घर जाएगा। अब आपके हर महीने क्या है, 15,000 का या 20,000 का वो सामान आपके घर जाता है दुकान में से। आपको क्या है, घर के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, बिजली का बिल देना है, और कोई खर्चे हैं, उसके लिए आप व्यापार में से पैसा निकालते हो। तो आपने घर के लिए जो सामान काम में लिया, व्यापार में से, दुकान में से आपने पैसा निकाला, वो सब आपके लिए क्या कहलाएगा? ड्राविंग्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आहरण। ठीक है, आपने माल भी निकाला, पैसा भी निकाला, इसको व्यापारी क्या करता है? अपनी पुस्तकों में लिख लेता है ड्राविंग्स के नाम से। क्योंकि अगर वो हर महीने दुकान में से माल निकालता रहेगा और उसको लिखेगा नहीं, तो फिर उसको क्या है, एक तरह से व्यापार में वो खर्चा हो गया, नुकसान हो गया। जबकि वो नुकसान नहीं है, आपने क्या घर के काम में लिया है। तो फिर आप सही हिसाब मालूम करने के लिए व्यापार की जो एक्चुअल जो कंडीशन है वो कैसी है, इसको मालूम करने के लिए पुस्तकों में इसको लिखना बहुत जरूरी है, और इसको हमेशा ड्राविंग्स के नाम से ही दिखाया जाता है। तो ये होता है आपके ड्राविंग्स, जो व्यापार में से नकद पैसा निकाला जाए या माल निकाला जाए। और माल का मैंने बताया था गुड्स। गुड्स हम किसे कहते हैं? जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उसके लिए क्या कहलाती है? माल, गुड्स। और मैंने बताया जैसे आपकी किराने की दुकान है, किराने की दुकान है तो उस दुकान में आपके तेल, साबुन, चाय, चीनी और जो भी आइटम है वो सब आपके लिए क्या है? माल, क्योंकि आप उसी वस्तु का व्यापार करते हैं। और वो अगर वो माल है आप घर के काम में लेते हो तो वो आपके लिए गुड्स कहलाता है, और उसको हम ड्राविंग्स के नाम से दिखाते हैं। तो ये हो गया आपके ड्राविंग्स। अब देखो आपके, ये तो हो गया आपके ड्राविंग्स का। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक होता है आपके डिस्काउंट। डिस्काउंट से पहले मैं तुम्हारे को एक बैंक के बारे में बता देता हूं। देखो, बैंक है कि इसमें बैंक में खाते जो खोले जाते हैं, क्योंकि तो इसमें एक खाते का विशेष रूप से उल्लेख आता है कि वैसे तो क्या है, बैंक में 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। मैंने एक बार बताया था, एक बार फिर से देख लो। एक होता है करंट अकाउंट,
जिसको हम बोलते हैं चालू खाता। दूसरा होता है सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता। तीसरा होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, शॉर्ट में इसको आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। आवर्ती जमा खाता। और एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, स्थायी जमा खाता। ये बैंक में 4 प्रकार के खाते होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ये 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, कोई सा भी बैंक हो, चाहे आपके आईएसबीआई हो, यूको बैंक हो, ओरिएंटल बैंक हो, कॉमर्स हो, बड़ौदा बैंक हो, या और कोई बैंक हो, या कोई से भी आपके प्राइवेट बैंक हो, सभी के अंदर आप जितने भी ऐसे बैंक देख रहे हो उनमें आपके 80% है गवर्नमेंट बैंक है ये, और कुछ प्राइवेट बैंक है। इन सभी बैंकों में ये 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। ये जो 4 प्रकार के खाते हैं इनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आता है आपके करंट अकाउंट, यानी कि चालू खाता। करंट अकाउंट, चालू खाता अधिकतर व्यापारियों के द्वारा ही खोला जाता है, तो इसका नॉलेज होना जरूरी है व्यापारी के लिए, क्योंकि कोई भी व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसको ये खाता खोलना ही पड़ेगा। ये 3 खाते अलग से खोल सकता है, लेकिन व्यापार के लिए उसको ये खाता तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस खाते से उसको अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। तो करंट अकाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चालू खाता, ये अधिकांशतः व्यापारियों के द्वारा खोला जाता है। अब इसमें चालू खाता इसलिए बोलते हैं कि इस खाते में आपको बैंक बहुत सी सुविधाएं देता है। पहली सुविधा तो यह है कि इस खाते में आप जब चाहे बैंक में पैसा जमा करा सकते हो और निकलवा सकते हो, लिमिट नहीं है। आप क्या है, रोज जमा कराओ रोज निकालो, आज जमा कराया कल निकाल लिया, फिर जमा करा दिया फिर निकाल लिया। कई बार तो ऐसा होता है कि दिन के अंदर ही जमा करा दिया फिर निकाल लिया, ऐसी पोजीशन आ जाती है कई बार। बड़े व्यापारियों के पास तो स्थिति ज्यादा होती है, कारण क्या, उनके पास में जो पेमेंट होता है वो भी लाखों का होता है। जैसे बड़े व्यापारी है, उनके पास में सुबह 10 बजे पेमेंट आ गया, किसी का 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो व्यापारी क्या करेगा, उसको अपनी दुकान में व्यापार में नहीं रखेगा, तुरंत खुद या किसी कर्मचारी को भेज करके बैंक में पैसा जमा करा देगा, तो वो पैसा खाते में जमा करवा दिया जाता है। ठीक है, अब खाते में जमा करा दिया, अब अचानक आपने क्या किसी को माल का ऑर्डर दिया था और उसको पेमेंट करना हो गया, 3 बजे आपको जरूरत पड़ी कि व्यापार में आपकी दुकान में इतना पैसा अभी नहीं है पेमेंट करने के लिए, और उसको पेमेंट अभी करना है, तो आपको बैंक से वो तुरंत पैसा निकालना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे होता है कि उसी दिन बैंक में पैसा जमा कराया और उसी दिन निकाल लिया, मतलब ये स्थिति कई बार आती है, बड़े व्यापारियों के लिए तो बहुत बार होता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चालू खाता। तो इस खाते में एक सुविधा ये होती है सबसे ज्यादा व्यापारियों के लिए कि इसमें खाता खुला रहता है, कभी भी जमा कराओ निकालो। इसीलिए जब बैंक आपको ये सुविधा दे रहा है तो बैंक आपको या तो इस खाते पर कोई ब्याज देगा ही नहीं, और ब्याज अगर देगा तो तभी देगा जब मिनिमम जो बैलेंस है उसका वो हमेशा खाते में जमा रहे, तो आपको ब्याज मिल सकता है। लेकिन वो ब्याज की दर इस पर कम होती है, क्योंकि बैंक आपको इतनी सुविधा दे रहा है तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। दूसरी इसमें जो सुविधा है इस खाते में, वो मिलती है लोन की सुविधा। लोन की सुविधा कैसे मिलती है, जैसे आपने क्या है बैंक में पैसा जमा करा रखा है और आपका खाते में जो पैसा है वो क्या है 1.5 लाख रुपए जमा है, आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 जमा है, और आपको क्या है अचानक किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है और पेमेंट भी आज ही करना है। 1 हफ्ते के बाद में आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन उसको पेमेंट आज ही करना है। अच्छे जो व्यापारी होते हैं इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जिसको पेमेंट करना है उसी टाइम पर किया जाए, क्योंकि मार्केट में क्या है इससे इमेज खराब हो जाती है। अगर टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं
तो मार्केट में ये बढ़ जाती है कि उस व्यापारी के द्वारा टाइम पर पेमेंट नहीं किया जाता है, इसलिए उसको फिर माल की सप्लाई टाइम पर नहीं की जाती है। इसलिए अच्छे व्यापारी क्या करते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जिसको जिस टाइम पर पेमेंट करना है उसी टाइम पर करते हैं। तो अब आपके खाते में तो अभी पैसा 1.5 लाख जमा है, आपके पास पैसा तो जाएगा, 1 हफ्ते के बाद में आपके पास 5 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन जिसको पेमेंट करना था 3 लाख रुपए, वो आज ही करना है, तो आप बैंक से 3 लाख रुपए निकलवा सकते हैं, जबकि आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा है, 1.5 लाख रुपए। आप बैंक से 3 लाख रुपए निकलवा सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपने ज्यादा निकलवाया। ये ज्यादा निकलवाया, इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, यानी कि अधिविकर्ष। ज्यादा बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकालने को ही हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी कि अधिविकर्ष। तो आपने 1.5 लाख रुपया बैंक से ज्यादा निकाल लिया, तो बैंक इसको एक तरह से लोन मानेगा, आपके लिए तो लोन ही है वो। बैंक इस राशि पर आपसे ब्याज लेगा, क्योंकि खाते में तो आपका 1.5 लाख रुपए जमा था और बैंक ने आपको 3 लाख रुपए दे दिए, मतलब 1.5 लाख रुपए ज्यादा पैसा निकालने की परमिशन दे दी। तो बैंक क्या करेगा, इस राशि पर आपसे ब्याज लेगा निश्चित दर से, ये अधिविकर्ष कहलाता है। और लेकिन ब्याज तो लेगा, लेकिन बैंक ने आपको सुविधा तो दी ही है, इसलिए क्या है, ये इस खाते में एक सबसे बड़ा फायदा है। और बड़े जो व्यापारी हैं उनके पास तो स्थिति हमेशा आती रहती है। आप क्या है, जयपुर में बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, आपकी जानकारी में कई ऐसे मिलेंगे जिनका पेमेंट है आता रहता जाता रहता, तुरंत किसी को करना है, उनका 10 लाख 15 लाख 20-20 लाख तक का पेमेंट होता है, वो बैंक से निकलवा लेते हैं और फिर बाद में जैसे पैसा आता है बैंक में जमा करा देते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया कि 1.5 लाख रुपए जमा था और आपको पेमेंट करना था 3 लाख, 1.5 लाख रुपए आपने ज्यादा पैसा निकाल लिया। अब आपके पास में 1 हफ्ते के बाद में पैसा आ गया, 1 हफ्ते के बाद में आप बैंक में पैसा जमा करा दोगे, तो बैंक आपसे 1 हफ्ते का ही ब्याज लेगा, पूरे महीने का थोड़ी लेगा, ब्याज भी इतना नहीं होता है। अब उस पर आपको क्या है, मान लो कि 300-400 रुपए या 250 रुपए जो भी ब्याज है वो ब्याज बना, आपने ब्याज चुका दिया, लेकिन आपका टाइम पर पेमेंट हो गया। ये सुविधा क्या है, बैंक के द्वारा व्यापारियों को दी जाती है। लेकिन कौन से खाते में सुविधा मिलती है, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो हम जब कॉमर्स में अकाउंटेंसी में जब पढ़ेंगे कि बैंक में खाता खोला तो नाम नहीं दे रखा है, तो वो हमेशा करंट अकाउंट ही होता है, सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा खाता है। तो व्यापारी, क्योंकि हम जो खाते हैं व्यापार के बनाते हैं और व्यापारी के द्वारा हमेशा करंट अकाउंट ही खोला जाता है, ये खाते नहीं, ये खाते खोल सकता है लेकिन व्यापार में इन खातों का इस्तेमाल नहीं होता है, ये घर के लिए काम में आ सकता है, अपना पर्सनल अकाउंट बच्चों के लिए, उनके लिए हो सकता है, लेकिन व्यापार के नाम से, संस्था के नाम से जो खाता खोला जाता है वो हमेशा करंट अकाउंट ही होता है। तो ये तो हो गया करंट अकाउंट। तो या तो इसमें ब्याज होता ही नहीं है, अगर होता है तो बहुत कम होता है, लेकिन इसमें सुविधाएं बहुत होती है। दूसरा होता है आपके सेविंग अकाउंट, बचत खाता। ये आम व्यक्ति के द्वारा, अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा ये खाता खोला जाता है। मोस्टली आप जितने भी खाते देखते हो कि साहब बैंक में खाता खुलवा रखा है या खुलवाना है, तो इसका मतलब है वो बचत खाता ही खुलवाएंगे। अब बचत खाता जो होता है ये उन व्यक्तियों के द्वारा खुलवाया जाता है, या अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा खुलवाया जाता है जो व्यापारी नहीं है। कि इसमें क्या है, आपकी जो बचत होती है वो आप बैंक में जमा करा सकते हो, ठीक है। अब वो बचत कब होगी, कितनी होगी, आपको मालूम नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति हर महीने में बचत होती है, जितनी इसकी इनकम होती है, खर्चे वर्चे करने के बाद में उसके पास में 2,000 बच गए, 5,000 बच गए या 10,000 बच गए, तो उसने बैंक में जमा करा दिए। अब इनकम कितनी भी करा सकता है, ये फिक्स नहीं है कि बैंक में उसको इतना पैसा जमा कराना ही पड़ेगा। अगर आपके पास में 2,000 बचे तो आपने 2,000 जमा करा दिए, 10,000 बचे तो आपने 10,000 जमा करा दिए, और किसी महीने में आपकी बचत बिल्कुल नहीं हुई तो नहीं जमा कराए। तो निश्चित नहीं है, पैसा आपके पास है तो जमा करा सकते हो, और जब कभी जरूरत पड़ जाए, रोजाना तो जरूरत पड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि रोजाना तो केवल व्यापार में जरूरत पड़ती है,
इसमें क्या है, कभी महीने 2 महीने में कभी जरूरत पड़ती है, आप बैंक से पैसा निकलवा सकते हो। तो ये होता है आपके बचत खाता। तो अधिकांशतः यही खाता खुलवाया जाता है व्यक्तियों के द्वारा, आम व्यक्तियों के द्वारा, जो व्यापारी नहीं है। और इस पर बैंक के द्वारा एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। वर्तमान में लगभग 4-4.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। वार्षिक दर होती है, लेकिन ये मंथली नहीं होती है। तो ये होता है बचत खाता, जो आम व्यक्ति के द्वारा या साधारण व्यक्तियों के द्वारा खुलवाया जाता है। इसके बाद में तीसरा खाता होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, शॉर्ट में इसको आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। बहुत से व्यक्तियों के मुंह से आपने सुना होगा कि हमने आरडी अकाउंट खुलाया है, शॉर्ट में। आवर्ती जमा खाता ये क्या है, जिनकी आय निश्चित होती है, फिक्स, और वो देख लेते हैं कि मेरे को हर महीने इतने पैसे तो बचते ही बचते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि मेरे को हर महीने या 2 महीने से इतना पैसा है वो बैंक में जमा कराना है। अब वो पैसा है कितना भी हो सकता है। अब जैसे आपकी इनकम है, आपको मालूम है कि मेरी इनकम है, उसमें से हर महीने मेरे पास 2,000 रुपए तो बचते ही बचते हैं, या 5,000 रुपए तो बचते ही बचते हैं। तो आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि 5,000 रुपए तो बचेंगे, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो बचेगा ही बचेगा सारे खर्चे करने के बाद। अब 5,000 रुपए आपके पास हर महीने बचते, तो आप ऐसा खाता खुला सकते हो जिसमें हर महीने आपको 5,000 रुपए जमा कराने। लेकिन कितने समय तक कराओगे ये भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाइफ टाइम का थोड़ी होता है। तो इसमें आप टाइम तय कर सकते हो कि मैं 3 साल तक जमा कराऊंगा, 5 साल तक जमा कराऊंगा, या 10 साल तक जमा कराऊंगा, या 20 साल तक जमा कराऊंगा। वो अवधि निश्चित करनी पड़ती है। तो बैंक के साथ में जब फॉर्म भरा जाता है, तो उसी समय पर यह निश्चित किया जाता है कि आपको यह खाता है कितने समय के लिए खुलवाना है। मतलब इसमें आप एक निर्धारित पैसा या एक निश्चित धनराशि एक नियमित समय के अंतराल से एक निर्धारित अवधि तक जमा कराई जाती है। जैसे मैंने बता दिया कि 5,000 रुपए हर महीने जमा कराओगे, और आपने निश्चित कर दिया कि मैं 10 साल तक ये पैसा जमा कराऊंगा, तो 10 साल की अवधि निश्चित हो गई। हर महीने आप 5,000 रुपए जमा कराओगे और 10 साल तक जमा कराओगे। तो ये कौन सा खाता कहलाएगा, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। ठीक है। इस खाते में क्या है, जो ब्याज होता है सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते से ज्यादा मिलता है। बचत खाते में ब्याज की जो दर होती है वो कम होती है, और ये जो आपके आरडी अकाउंट है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें जो ब्याज की जो दर होती है वो ज्यादा होती है। तो थोड़ा इसमें ये बेनिफिट होता है। तो जो बहुत से व्यक्ति होते हैं वो निश्चित कर लेते हैं कि मेरे को इतने टाइम तक इतना पैसा बचा करके रखना है, बचत करनी है, इकट्ठा करना है, और उनकी आय भी निश्चित होती है कि इतना पैसा तो कम से कम बचता ही बचता है। तो वो इस प्रकार का खाता खुलवा लेते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट। तो इसमें क्या है, वो पैसा जमा कराना पड़ता है। अब समय होता है वो आपको निर्धारित करना पड़ता है कि कितने समय के अंतराल से कराओगे, हर महीने कराओगे या 2 महीने से कराओगे, 3 महीने से कराओगे, और कितने समय तक कराओगे। ठीक है। और ब्याज की दर मैंने बताया कि ब्याज की जो दर होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर का खाता है आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाता जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफडी। कई आदमियों के मुंह से सुना होगा हमने एफडी करवाई है। एफडी करवाई है तो उसका मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ही होता है। ठीक है। तो ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, स्थायी जमा खाता। ये एक निर्धारित समय के लिए जमा कराया जाता है। तो कुछ इसकी विशेषताएं आरडी अकाउंट से मिलती जुलती है, लेकिन आरडी में इसमें एक डिफरेंस होता है, एक अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है कि आरडी अकाउंट में तो क्या है, वो पैसा आपको, जैसे मैंने बताया कि हर महीने आपने निश्चित कर लिया कि हर महीने मेरे को 5,000 जमा कराने हैं 10 साल तक, तो 10 साल तक आप हर महीने जमा कराओगे। लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में एक ही बार पैसा जमा कराना पड़ता है। मतलब इसमें क्या होता है, ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट तब होता है जब आपके पास में कोई ज्यादा पैसा है
और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इतने समय तक इस धनराशि की आवश्यकता नहीं है, 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक मेरे को इस पैसे की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने क्या है, कोई प्रॉपर्टी बेची, कोई जमीन बेची और उसमें आपके पास क्या है 5 लाख रुपए आए, ठीक है, और अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे 5 साल तक इस 5 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, 5 साल के बाद में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उस पैसे को आप बैंक में जमा करा सकते हो। तो आपने 5 लाख रुपए जमा करा दिए 5 साल के लिए, समय तो निश्चित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि जमा करा दिए दूसरे दिन निकालने के लिए पहुंच गए, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या है, पैसा आपने जमा करा दिया तो कितने समय के लिए जमा कराओगे वो आपको टाइम निर्धारित करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो आपने क्या है, टाइम निश्चित कर लिया कि 5 साल के बाद में ही मेरे को इस धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप वो 5 लाख रुपए जमा करा दिए, तो एक ही बार पैसा जमा हुआ। जबकि आरडी अकाउंट में क्या है, आपको बार बार पैसा जमा कराना पड़ता है। वो पैसा तो निश्चित होता है कि कितना पैसा जमा करना, लेकिन बार बार कराना पड़ता है। और एफडी में क्या होता है, एक ही बार पैसा जमा कराना पड़ता है, लेकिन निर्धारित अवधि तक, कितने समय के लिए। तो आपने 5 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करा दिए, तो अब बैंक से आपको जो पैसा मिलेगा 5 साल के बाद में ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी जो अवधि है वो निश्चित कर दी है 5 साल, तो 5 साल के बाद में आपको पैसा मिलेगा। इसमें जो ब्याज की जो दर होती है वो भी आरडी अकाउंट से भी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या है, बैंक को ये जो पैसा है एक निर्धारित दर से निश्चित समय के लिए प्राप्त हो गया है, यानी कि वो पैसा है वो बैंक के द्वारा काम में लिया जा सकता है। अब इसमें ब्याज की दर ज्यादा होती है, वो इसीलिए होती है। अब लेकिन अब आपके सामने ये आ सकता है दिमाग में कि हमने क्या है वो 5 लाख रुपए जमा करा दिए 5 साल के लिए, और मान लो कोई ऐसी कोई घटना घटित हो गई कि उसमें आपको क्या है 1 साल बाद में या 2 साल बाद में ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो फिर क्या करें। तो पैसा तो आप निकलवा सकते हो, निकल जाएगा, लेकिन फिर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। बैंक क्या करेगा, वो ब्याज है वो काट लेगा। मतलब आप बीच के अंदर निकलवाते हो तो आपको ब्याज क्या है, नाम का मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 5 साल के बाद में पैसा निकलवाते जब तो आपको पूरा ब्याज मिलता। जैसे बैंक ने पहले बोल दिया कि आप 5 साल के बाद में पैसा निकलवाओगे 5 लाख रुपए, तो बैंक ने कह दिया कि आपको 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन पहले निकलवाते हो तो आपको ब्याज है कम मिलेगा, या हो सकता है बैंक बिल्कुल ब्याज नहीं दे क्योंकि आपने बहुत जल्दी पैसा निकलवा लिया। तो इसमें यह है, तो आवश्यकता पड़ने पर आप निकलवा तो सकते हो, लेकिन आपको ब्याज का नुकसान हो जाएगा, यानी कि आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन ये खाता है एफडी है, वो तभी करवाई जानी चाहिए जब आपको ऐसा लगे कि इस पैसे की या धनराशि की मेरे को अभी कोई जरूरत नहीं है, इस पैसे की जरूरत मेरे को इतने समय के बाद में पड़ेगी, तभी वो पैसा जमा कराया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे को और खाते खुलवाने चाहिए। भाई आपके पास पैसा कभी भी जरूरत पड़ सकती है, आपके पास 5 लाख रुपए तो आगे, लेकिन अभी निश्चित नहीं है कि आपको जरूरत पड़ जाए तो 1 महीने के बाद में पड़ जाए या 2 साल तक भी जरूरत नहीं पड़े, तो फिर आपको एफडी नहीं खुलवानी चाहिए। फिर आपको कौन सा खाता खुलाना चाहिए, सेविंग अकाउंट, यानी कि बचत खाता। इसमें क्या है, ब्याज तो मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन इसमें कभी भी आप पैसा निकलवा सकते हो। आज आपने जमा कराए, महीने भर बाद में जरूरत पड़ गई, महीने भर बाद में निकलवा लो। इसीलिए क्या है, आम व्यक्तियों के द्वारा, अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा बचत खाता ही खुलवाया जाता है, क्योंकि इसमें बेनिफिट है ये, आप कभी भी जमा करा सकते हो और जरूरत होती है तब निकलवा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 प्रकार के जो खाते हैं वो मैंने बताए, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि व्यापारी के द्वारा तो हमेशा करंट अकाउंट ही खुलवाया जाता है, चालू खाता ही खुलाया जाता है। व्यापारी और खाते नहीं खोल तो सकता है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से यह खाता तो उसको खुलवाना ही पड़ेगा ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि इसमें व्यापारी को कई बार लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है और कई काम करने पड़ते हैं। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका करंट अकाउंट है या नहीं। अगर आपका करंट अकाउंट नहीं है
तो आपको कोई लोन की सुविधा नहीं मिलेगी। और भी कई काम होते हैं तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट का जो नंबर होता है वो आपको देना पड़ता है, इसलिए व्यापारी करंट अकाउंट तो खुलवाते ही खुलवाते हैं। तो इसलिए आपके आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें कई बैंक के लेन देन होते हैं, तो उसमें उसका मतलब वही है कि वो करंट अकाउंट ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 प्रकार के खातों के बारे में बताया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आरडी अकाउंट, और चौथा मैंने बताया आपको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट स्थायी जमा खाता। तो ये क्या है कि आपके व्यवहारिक जीवन में भी काम आता है, और जहां कहीं पर कई बार क्या वो शब्द आ जाता है तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी कि ये कौन सा खाता है, इसमें होता क्या है। तो आपको व्यवहारिक जीवन में वैसे भी काम में आता है, और कॉमर्स में जहां कहीं पे भी टॉपिक आ जाता है वो चीज आपकी क्या है, क्लियर हो जाएगी। हाँ, तो ओवरड्राफ्ट का मैंने बता ही दिया था कि ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा केवल चालू खाते में ही मिलती है, और किसी खाते में ये सुविधा नहीं मिलती है। तो मैंने इस प्रकार से आपको कुछ शब्द बताए। सबसे पहले मैंने कैपिटल बताया था, फिर आपको गुड्स, ठीक है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, और डेटर्स यानी कि देनदार, क्रेडिटर्स लेनदार, स्टॉक, स्टॉक कितने प्रकार का होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, स्टॉक जिसमें ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है। इसके अलावा आपके गुड्स, गुड्स जो है आपके कितने प्रकार का होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स, ये आपके 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इन तीनों प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया। सेल्फ टैक्स बिक्री कर, इनकम टैक्स आयकर, और ड्राइविंग्स इसके बारे में बताया। व्यापार में और भी ऐसे कई शब्द हैं, तो आज अपना टॉपिक तो पूरा नहीं हो पाएगा। एक है, आता है आपके डिस्काउंट, डिस्काउंट होता नहीं, इसको बोलते हैं बट्टा। ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, डिस्काउंट। आप कई मार्केट में आप जाते हो तो हर जगह कई जगह लिखा हुआ रहता है कि आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, 10% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है, 30% है, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। तो ये आखिर डिस्काउंट है, ये होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, कितने प्रकार का होता है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है इसके भी कई प्रकार है। डिस्काउंट होता है बट्टा, ये भी क्या है 2 प्रकार का होता है, क्योंकि ज्यादातर जो कॉमर्स के लिए उनको एक ही मालूम है कि एक ही होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, 2 प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक बट्टा, एक होता है कैश डिस्काउंट, नकद बट्टा। और वो डिस्काउंट कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, उसका तरीका क्या है, उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज तो अपना जो टॉपिक है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा डिस्काउंट का, तो कल अपनी जो क्लास होगी इसमें आपको क्या है, केवल डिस्काउंट के बारे में ही बताऊंगा, बट्टा जो है ये क्या होता है। और व्यापार अगर है तो व्यापार में क्या है, डिस्काउंट का जो टॉपिक है आपके बहुत बार आएगा, यानी कि कई बार क्या है ये शब्द आपके आएगा जहां पर आपको डिस्काउंट